नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आइए आज करते हैं। और आज आप सबको एकदम शुभ संध्या भैया, सारे लोगों को, और सारे लोग जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाइए, ठीक ना। चूंकि परीक्षाएं बहुत पास हैं और सारी परीक्षाएं कहीं ना कहीं होंगी, ये बातें भी। और जितने प्रश्न आपको करा रहे होंगे, आप पिछले टेट सुपर टेट में आप देखोगे तो सेम यही प्रश्न सुपर टेट में आए हुए हैं। ये सुपर टेट की शानदार श्रृंखला है आप सबके लिए, और इस श्रृंखला से इधर उधर मत होइएगा, ठीक। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक ना। ये आपके सामने जो है पहला है प्रश्न रहा, ये पहला प्रश्न रहा ये। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सर्वप्रथम किस मुसलमान ने आपको अध्यक्षता की थी? लियाकत अली खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, या मौलाना आजाद ने, या बदरुद्दीन तैयब जी? ये बदरुद्दीन तैयब जी है, तैयब जी नहीं है, बदरुद्दीन तैयब जी। तब बताइएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, ये आपको पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। और ये कब की अध्यक्षता की थी? तो ये आपको 1886 मद्रास अधिवेशन के अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। ये मद्रास अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। जबकि मौलाना आजाद जो है, ये आपको सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष है, कांग्रेस अध्यक्ष। साथ साथ आपको बता दें कि सबसे लंबे समय तक थे कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ठीक ना। कांग्रेस के अध्यक्षता इन्होंने की थी। और आप सबको याद होगा कि 1940 रामगढ़ से लेकर 1946 ईस्वी तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लगभग 6 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में रहे, ठीक। तो ये प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट आइए, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है क्या कहलाता है? एक्सोस्फीयर, मीसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर? देख भैया, ये सबको आपको जो है कि मीसोस्फीयर का मतलब है मध्यमंडल, ठीक ना, मध्यमंडल। एक्सोस्फीयर का मतलब है बहिर्मंडल, इसे ही बोलते हैं बहिर्मंडल। आपको जो है ट्रोपोस्फीयर का मतलब है क्षोभ मंडल, और इसे स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं समताप मंडल। ये समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाती है। और आप सबको यहीं पे एक साधारण सा डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये आपको ये और ये आपको जो नीचे का है 0 से लेकर 18 ध्रुवों पर 18 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल इसे कहते हैं। और इसे जो है ये समताप मंडल है, समताप मंडल है। और यहीं पे आपको जो है ये मध्य मंडल है, मध्य मंडल। और एक होता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, ठीक ना। और ये होता है जो ये इसे बोलते हैं आपको बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें आप सबके लिए है। और यही समताप मंडल और कुछ मध्य मंडल का हिस्सा होता है। इसी में ये आपको जो है ओजोन परत पाई जाती है। क्या है? तो ओजोनोस्फीयर, ठीक ना, ओजोन मंडल पाए जाते हैं। और ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो मापने की इकाई डाप्सन है, मापने की इकाई इसके डाप्सन कहलाते हैं, डाप्सन कहलाते हैं। ये बातें सब लोग याद कर लीजिए। इस मंडल में क्या होता है? तो मौसम परिवर्तन होता है,
क्या होता है? मौसम परिवर्तन संबंधी सारी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादल का बनना, ठीक ना, बारिश का होना, ठीक ना, ये कुहासे का पड़ना, ठीक। तो ये सारी चीजें, बादल का गरजना, सारी घटनाएं जो है ये आपको यहां पे होती है। वही आपको समताप मंडल में एक ऐसे नुकीला सा ऐसे बना लीजिए और इसे ही उड़ा दीजिए, ठीक है ना। यानी जहाज जो है, ये जहाज सुगमता पूर्वक कहां उड़ते हैं, या पैरासूट एक ऐसे ऐसे करके बना लो, एक लाइन ऐसे खींच लो, ये पैरासूट हो गया, ठीक है ना। पैरासूट ये आपको जो है, ये जहाज और पैरासूट सुगमता पूर्वक आपको कहां उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। और यहां ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट रेज को, जो सूर्य की किरणें आती हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत कुछ है। ये आयनोस्फीयर में उत्तरी ध्रुव में आपको जो है रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव में उत्पन्न होने वाले रेडियो तरंगों को अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। अरोरा बोरियालिस, बोरियालिस। और इधर जो है ये दक्षिणी ध्रुव में अरोरा अल्ट्रालिस, अरोरा अल्ट्रालिस, अल्ट्रालिस के नाम से जाना जाता है। ये बातें भी आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना जानना चाहते हो। नेक्स्ट देखिए भैया, कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण, जो कि इस भगवान शिव को समर्पित है, और इसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्ति बनाई गई है, जिसमें पल्लव वंशीय राजाओं के चित्र भी अंकित हैं। आप इस मंदिर का किसने बनवाया था? देववर्मन ने, महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा आपको कराया गया था। और इस मंदिर को जो है राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कैलाश शिव मंदिर जो है इसे राज सिद्धेश्वर, राज सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी आपको, मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में, आपको द्रविड़ शैली में इसका निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण, इसमें गोपुरम का भी प्रयोग किया गया है। ये द्रविड़ शैली की सबसे बड़े आपको उपलब्धि भी मानी जाती है। कांचीपुरम यह मंदिर कहाँ है? तो कांची में, कांची जो कि तमिलनाडु में है, कांचीपुरम जिसे हम तमिलनाडु में आपको देखते हैं, ठीक ना। तमिलनाडु में यह मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर मानी जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये नहीं पूछ रहा है कि अस्थायी या अस्थायी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.आर. अंबेडकर या प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी जो थे ये प्रथम आपको जो थे उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। और बी.आर. अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे, या पंडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष के तौर पर इनका चयन किया गया था। तदर्थ समिति के भी ये अध्यक्ष हुआ करते थे। ये आपको जो है कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। और ये प्रथम अध्यक्ष भी कह लीजिए या अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर भी इन्हें देख सकते हैं। और ये कितनी तारीख को? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपको बने थे। तो ये सारी बातें आप सबके सामने है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। राष्ट्रीय अस्थि आपको विकलांग संस्थान कहां है? देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में या सिकंदराबाद में? तब आप बताइएगा कि ये आपको राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है ये कोलकाता में है। जबकि आपको सिकंदराबाद में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये भी जान लीजिए, ठीक ना। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, विकलांग संस्थान ये आपको जो है ये कहां है? तब बताइएगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग, ये विकलांग छोड़ दिया है, विकलांग संस्थान, ठीक ना।
संस्थान आपको जो है सिकंदरा में है। और वहीं पे आपको देहरादून में भी आपको एक संस्थान है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, ठीक ना, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है ये आपको कहां है, तो ये बताइएगा देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है। वहीं पे बंबई में क्या है, तो बंबई में भी आपको जो है कि राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान, ठीक, राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान आपको जो है ये संस्थान आपको यहीं पर है। तो ये सारी बातें ये आप नोट कर सकते हो, देख लेना, आप सबके लिए लाभकारी होगा। ये अभी ऑर्डर करिए अपने नजदीकी बुक स्टॉल से और होम डिलीवरी प्राप्त करिए। 7000773425 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इनमें सबसे कमजोर आपको बल कौन सा होता है? वैसे आप सबको बता दें कि यह प्रकृति में प्राकृतिक रूप से कुल 4 प्रकार के बल होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल और आपको चुंबकीय बल। इन चारों बलों में सबसे कमजोर जो है आपको कौन होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल माना जाता है। जबकि सबसे अधिक मजबूत कौन सा बल होता है, तब बताएगा नाभिकीय बल या न्यूक्लियर बल जो है ये सबसे मजबूत होता है। सबसे मजबूत आपको न्यूक्लियर बल होता है, ये बात भी याद रखे रहेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की एक खासियत है कि इसकी सीमा जो होती है ये किसी को इसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, इसकी सीमा अनंत होती है, ठीक ना। ये कमजोर भले होता है लेकिन इसकी सीमा अनंत होती है, ये बातें भी, इसकी सीमा अनंत होती है, ये बात भी आप अनंत होते हैं, ये याद किए रहिए, जानते चलिए। आज थोड़ा सा प्रश्न परिवर्तित करने की कोशिश किया हूं और चीजों को बताने का भी। आप सब शेयर को, क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। आप सबके प्यार और स्नेह ही है कि इतना करने को मजबूत कर देता है या मजबूर कर देता है। दोनों बातें आपके मजबूती भी लाती है और मजबूर भी करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, किस वर्ष से प्रभावी हुआ? 2009 से, 2010 से, 2005 से, 2001 से। तो आपको जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट आया कब? तो यह अधिनियम जो था, अधिनियम आपको 2009 में आया, ठीक ना। अधिनियम 2009 में आया, ठीक। लागू कब हुआ? तो ये पूछ ही रहा है प्रभावी कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से, अप्रैल 2010 से यह आपको प्रभावी हुआ, ठीक। अब देखिए, अब आपको जो है शिक्षा का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार आपको जो है यह मौलिक अधिकार है, ठीक, मौलिक अधिकार माना जाता है। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार को, मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया, तो बताइएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे शामिल किया गया। ये सारी बातें आप सबके लिए है। और इससे मुझे राइट टू एजुकेशन में आपको इससे अलग कभी भी प्रश्न भी आपसे नहीं पूछा है और न ही पूछा जाएगा। ये आपको 2 दिसंबर 2002 को इसे लागू किया गया था, ये भी जान लीजिए। 2 दिसंबर 2002 ईस्वी को इसे लागू किया गया, ठीक ना। लागू, ये मौलिक अधिकार को कब लागू किया गया, तो 2 दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट देखो भाई, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था।
ये देवपाल था, रामपाल था, गोपाल था या धर्मपाल था। तो ये आपको जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है ये धर्मपाल के द्वारा किया जाता है। यदि इसके शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल जो है ये आपको कब से है, तो 870 से लेकर इसका शासनकाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। ये बातें हैं। अब इसी के द्वारा ये इसके साथ साथ इसने सोमपुर बिहार का भी निर्माण करवाया, ठीक ना। बिहार का निर्माण आपको इसी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ इसने आपको महाराजा धीराज के उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण के, ठीक। और एक गुजराती कवि सोढल, ठीक ना, उपाधि धारण के, ठीक। गुजराती कवि सोढल जो है, गुजराती कवि सोढल जो है इसे उत्तरापथ का स्वामी कहा। क्या कहा? उत्तरापथ का स्वामी कहकर संबोधित किया। इसके अलावा ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में आपको भाग लेने वाला ये प्रथम शासक है, प्रथम शासक। ये बातें भी याद रखिएगा। और ये पाल वंश का दूसरा शासक था। अब पूछेगा कि पहला शासक कौन था, तो प्रथम शासक गोपाल था। कौन था? प्रथम शासक गोपाल था। और इसी के इसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी आपको माना जाता है। इसके द्वारा क्या किया गया था, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय आपको स्थापित किया गया था। ये इससे संबंधित प्रमुख बातें रही, ठीक ना। तो ये बातें आप इतिहास के पन्नों से देख सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। ये बातें हैं। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नाम दफा है, जिम कॉर्बेट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, या आपको गुइनडे राष्ट्रीय उद्यान है। तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको अरुणाचल प्रदेश में और सर्वाधिक ऊंचाई पर भी है, ठीक ना। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कहिए, ठीक ना, टाइगर रिजर्व है। ये बातें नाम दफा रिजर्व है। और जिम कॉर्बेट जो है ये आपको जो है पहला भारत का राष्ट्रीय पार्क है। जबकि दुधवा जो है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। जब पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, तब आप क्या जवाब देंगे राष्ट्रीय पार्क में? तो बताइएगा हेमिस हाई। कौन सा? हेमिस हाई जो है ये राष्ट्रीय पार्क आपको लद्दाख में है। अब लद्दाख में चला गया है। हेमिस हाई राष्ट्रीय पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। जब आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, ठीक ना, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तब बताइएगा कि सैंडल पिक जो है ये आपको कहां है, तो अंडमान निकोबार में आपको ये
निकोबार में है और ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य है। ये आपको जवाब दे सकते हैं, इससे बाहर आप सबसे उम्मीद करता हूं कि चीजें नहीं पूछी जाएंगी। सभी को भैया सादर नमन। समझ में आ रहा है या नहीं? यदि आ रहा है तो हाथ को थोड़ा सा उठा लीजिएगा आप सब, ठीक ना, तो हमें भी समझ में आएगा कि चीजें समझ में आ रही हैं। कभी कभी आप सब कुछ और लोगों को भी शेयर भी कर दिया करिए अपने इष्ट मित्र संगी साथियों को, कि थोड़ा सा चीजें वो लोग भी पढ़ पाए, ठीक ना। ये देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष शुरू हुआ था? ये आपको यानी कब हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1923 में, 1935 ईस्वी में। तो काकोरी षड्यंत्र केस जो है 1925 ईस्वी में आपको हुआ था। और ये कहां हुआ था? तो ये आपको जो है इसकी तिथि है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी षड्यंत्र केस हुआ। ये आपको लखनऊ से थोड़े आगे 8 डाउन ट्रेन को, 8 डाउन ट्रेन जो कि 8 डाउन ट्रेन, इस पे सरकारी खजाने जा रहे थे, बंदूक तोपे जा रहे थे। और 8 डाउन ट्रेन को जो है कि राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने लूट लिया, राष्ट्रवादियों ने लूटा। यह आपको काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत फांसी किसे किसे दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, यानी बिस्मिल को ऐसे शॉर्ट में लिखते चल रहे, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को, राजेंद्र लाहड़ी को, ठीक ना, राजेंद्र लाहड़ी और आपको अशफाकुल्ला खां को, उल्ला खां, ये अशफाकुल्ला खां, इन्हें दिया गया था। ये प्रथम रिकॉर्डेड फांसी पर चढ़ने वाले मुस्लिम है, ठीक ना, फांसी पर चढ़ने वाले मुस्लिम यही है। इसके पहले किसी भी मुस्लिम को फांसी की सजा आपको नहीं मिलती। ये पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिन्हें फांसी की सजा दी गई है। और 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया जाता है, ठीक ना, ये बातें हैं, राष्ट्रवादियों ने लूटा। और अब योगी सरकार ने आपको इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम बदलकर योगी बाबा ने कर दिया है। बाबा जी ने ये बातें भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको जो है हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से आपको नितिन सर ने पढ़ाया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये लाभदायक भी होगा। नेक्स्ट देखिए, खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार से, या मजबूत अम्ल कमजोर क्षार से। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से निर्माण जो है ये खाने का नमक में इस्तेमाल होता है। आपको एक बात बता दें कि जब आपके मुख में सूजन जैसी स्थिति, मसूड़ों पर सूजन आ जाए या आपको मसूड़े घिस जाए, तो ऐसी स्थिति में आप जो है ये जो नमक है, नमक को डाल के गलारा करिए और नमक डालकर थोड़ा पानी का सेवन करेंगे, आपके मसूड़े स्वतः आ जाएंगे। ये बातें भी डॉक्टर ने बताया, मैंने भी आपको बता दिया और उसका लाभ भी मिला, ठीक ना। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों पे किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो वह कोई और नहीं थे, लाला लाजपत राय थे। और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के जाने का विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए और लाहौर में इनके ऊपर जो है लाठी चार्ज कर दिया गया सैंडर्स के द्वारा, ठीक ना। और उस सैंडर्स के द्वारा लाठी चार्ज में आपको इनके मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे ऊपर लाठी का किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के आपको ताबूत का किल साबित होगा। ऐसी बातें लाला लाजपत राय
के द्वारा कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? तो पंजाब केसरी, ठीक ना, पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के आपको अध्यक्षता भी विशेष अधिवेशन के अध्यक्षता भी इनके द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ ही इन्होंने उर्दू में वंदे मातरम नामक ग्रंथ के रचना की। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु इनके जोसेफ मेजनी थी, जो इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी, ये बहुत बड़ा नाम है जोसेफ मेजनी का। इटली के एकीकरण इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। इनके द्वारा अनहैप्पी इंडिया और आपको यंग इंडिया जैसे पुस्तकों को आपको इनके द्वारा रचना किया गया। ये बातें भी आप सब जानते चलिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। एकमात्र लाल बाल पाल में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करते हैं। साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष भी थे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। ये बातें हुई। चलिए, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? ये परिवार का उपभोग व्यय पर, व्यतीत आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको भारत में गरीबी का आकलन जो है, राष्ट्रीय आय का आकलन तो इस पे किया जाता है, ठीक ना। राष्ट्रीय आय का आकलन आपको प्रति व्यक्ति आय पर किया जाता है, जबकि आपको जो है गरीबी का आकलन परिवार का उपभोग व्यय पर आपको किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती है। एक आपको अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक ना। अब ध्वनि जो है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये आपको किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि को हर्ट्ज में मापा जाता है। क्या किसमें? हर्ट्ज में, HZ में, हर्ट्ज में आपको जो है ये मापा जाता है। साथ ही साथ आपको जो है एक बातें, यांत्रिक तरंगे आपको कितने होती हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक ना। 20,000 हर्ट्ज तक जो कि आपको सुनाई देता है, ये आपको यांत्रिक तरंगे मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए भैया, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई आपको जो है, यहाँ राज्यसभा के द्वारा, यहाँ राज्य द्वारा नहीं भैया, राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो कितने दिनों बाद? तो स्वतः है कि 14 दिनों बाद वह मान लिया जाएगा। वैसे धन विधेयक जो है ये अनुच्छेद 110 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राज्यों में जब पूछे तो राज्यों में 199 के तहत, 199 के तहत, अनुच्छेद 199 के तहत राज्यों में प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष, या आपको जो है राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक, अच्छा, धन विधेयक है अथवा नहीं, है अथवा नहीं, ये निर्णय कौन करता है? तब बताइएगा कि लोकसभा के द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष इसके द्वारा। आपको यूपी ट्रिपल एस से शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से सुपर टेट का भी बैच पढ़ाया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य के लिए लाभप्रद भी है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो भर्तृहरि ने नीति शतकम की रचना की थी। नीति शतकम की रचना
ठीक ना। श्रृंगार शतकम, ये भी श्रृंगार शतकम, ये श्रृंगार, यहां बिंदी नहीं होगा, श्रृंगार शतकम, ये शतकम की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। गौतम बुद्ध ने कुछ भी नहीं, इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज, एक मिनट, ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। फायर ने आपको जो है CUK नामक ग्रंथ की रचना की, जबकि अश्वघोष के द्वारा ही आपको जो है बुद्ध चरितम, सौंदर्यानंद ने आपको जो है कि इसके द्वारा आपको जो है प्रमुख ग्रंथें लिखी जाती है, ठीक ना। ये बातें, ये अश्वघोष जो है बड़ा विद्वान था। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, ठीक ना, ये आप मिला लीजिएगा। और आपको जो है कि ये 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, रामगढ़ विषधारी वन्य अभयारण्य हाल ही में चर्चा में था, ये किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात में तब बताएगा कि रामगढ़ विषधारी जो है ये राजस्थान में चर्चा में था, और इसे हाल ही में आपको जो है टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्लान चल रहा है, तो इसीलिए यह हाल फिलहाल चर्चा में आपको बना हुआ था, ये आप याद किए रहिएगा। इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, आपको ये भी करंट का क्वेश्चन है, मैं करंट लिख दे रहा हूं, आप सब अपने कॉपी में करंट छाप लिया करिए। तेलीनीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो आपको यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का वन क्षेत्रफल बढ़ाने के मामले में दुनिया में कैवें स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो बढ़ाने के मामले में आपको जो है तीसरे स्थान पर है। वैसे पूछे कि विश्व में आपको सर्वाधिक वन कहां है? विश्व में सर्वाधिक वन की बात की जाए तो आपको पहले नंबर पे कौन कौन से, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन कौन से देश आएंगे? तो पहले पे ब्राजील आएगा, ठीक ना। ब्राजील पहले नंबर पे आपको, ब्राजील जो है दुनिया में पहले नंबर पे आपको है। इसके बाद आपको ब्राजील के बाद की जाए तो ब्राजील के बाद आपको जो है एक और देश है, उसके बाद पेरू है, फिर आपको रूस है, ये दुनिया में आपको सबसे अधिक है। यदि भारत में बात की जाए, ये ब्राजील है, पेरू है, हाँ कांगो है, ठीक ना, कांगो, ये कांगो जो है ये दूसरे नंबर पे है, अफ्रीकी देश है। और जब भारत में राज्य की बात की जाए तब राज्य में आपको पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपको जो है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना। आपको तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ हमारा जो है, छत्तीसगढ़ हमारा तीसरे नंबर पे आता है। तो ये सारी बातें भी आप सब याद किए रहिए, जानते रहिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी होगा। नेक्स्ट देखिए, आप सबको हाल ही में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? आपको खिजादिया पक्षी अभयारण्य, बखीरा पक्षी अभयारण्य या एस्कोट वन्यजीव अभयारण्य या एक और दो दोनों? तो एक और दो दोनों जो है बच्चा, ये बखीरा उत्तर प्रदेश में है, ये बखीरा आपको उत्तर प्रदेश में, और हाल ही में रामसर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई थी? ये सब करंट के क्वेश्चन है बच्चा, करंट आप एकदम टॉप क्लास में गियर में नोट करते चलिए, वन लाइनर में बना लीजिएगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड में आपको जो है ये बारिश हुई है। स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, यूरोप का
खेल का मैदान, ठीक ना, खेल का मैदान भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड जो है ये दुनिया का स्वर्ग के नाम से भी विश्व का स्वर्ग कहते हैं। विश्व का स्वर्ग यदि धरती पर कहीं देखा तो वह स्विट्जरलैंड में देखा, ठीक ना। तो ये आपको स्विट्जरलैंड बड़ा ही खूबसूरत यूरोपीय देश है। भारत का पहला आपको अन्य प्रभावी आर्थिक आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट किसे घोषित किया गया है? अरावली जैव विविधता पार्क को, एस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को, सत्यमंगलम अभ्यारण्य को, या तेलनीलापुरम आपको राष्ट्रीय अभ्यारण्य को? तब बताएगा कि अरावली जैव विविधता पार्क को जो है ये अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन जो है कि छोड़ भी रहा है, जारी कर रहा है? तो वह आपको गुरु घासीदास, काजीरंगा, हेमिसाई, महावीर स्वामी। तब बताएगा कि आपको ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यही है जो कि आपको जितना अवशोषित कर रहा है उतने छोड़ भी रहा है। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंघी गैंडा के लिए, एक सिंघी गैंडा के लिए, सिंघी गैंडा के लिए आपको दुनिया में, गैंडा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये बातें आप सब जानते हैं। ये गुरु घासीदास जो है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ठीक ना, टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ है, रिजर्व के रूप में आपको घोषित हुआ है। हेमिसाई ये बताए हैं भारत का सबसे बड़ा आपको जो है। हाल ही में कौन सा कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है? पतंजलि, डाबर, या आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, या बैद्यनाथ? तो न्यूट्रल आपको जो है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली आयुर्वेदिक कंपनी डाबर है, ठीक ना। ये डाबर कंपनी जो है यही बनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आपको जो है नेट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संस्था आपके प्रति हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ है, आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना देने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को आपको खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र, ठीक ना, मेजर ध्यानचंद्र के आपको जो है कि जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये आपको हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? तो हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ आप एक महत्वपूर्ण बातें और कह सकते हैं कि आपको जो है मेजर ध्यानचंद का जन्म जो था इलाहाबाद के जगह में प्रयागराज में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, ठीक ना। ये आप भी याद रखे रहिए। हाल ही में खबरों में रहा क्रिसमस रोज किस प्रजाति से संबंधित है? तो क्रिसमस रोज जो है ये तितली है, मेढक है, सांप है या फूल है? नाम तो इसका रोज है क्रिसमस, लेकिन ये है आपको जो है कि रोज की तरह ही है और तितली है। रोज रोज ये अपना पंखुड़ी चेंज करते हैं। और ये कहां देखने को मिला? तो रामेश्वरम में आपको जो है क्रिसमस रोज तितली यहीं पे देखने को मिलता है, रामेश्वरम में। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न के और चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रेन बम क्या है? तो रेन बम मौसमी घटना है, यूक्रेन पर दागा गया एटम बम है, रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है, या रूस का वर्षा बम है? तो ये एक मौसमी घटना है और ये घटना ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है देखने को मिला। इस घटना के तहत आपको जो है कि एक वातावरण में एक अजीब तरह का मौसम बना और खूब बारिश हुई, ठीक है, मूसलाधार बारिश हुई और आपको कई तरह के रिकॉर्ड टूटे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 16 नवंबर, 19 नवंबर या 26 नवंबर को? तो विश्व शौचालय दिवस जो है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। वह शहर जहां से देश का प्रथम हाथी समर्पित विशेष अस्पताल खोला गया है, रांची, मथुरा, शिमला या मदुरै है? तो यह आपको जो है आपको मथुरा है। मथुरा में हाथियों के लिए विशेष अस्पताल खोला गया है। वैसे आप सबको बता दें
कि आपको जो है 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। हाथी परियोजना की शुरुआत आपको जो है शुरुआत 1992 में हुई और इसी के तहत गज तमे, ठीक ना, गज तमे के नाम से, गज तमे के नाम से आपको यह परियोजना शुरू हुआ। कहां से हुआ? तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक ना, सिंहभूम जिले से इसकी शुरुआत हुई। और आपको जो है कि 2010 ईस्वी में आपको जो है हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक ना, राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु घोषित किया गया। ये बातें भी जानते चलिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये यूपी पुलिस शानदार तरीके से कांस्टेबल और आपको 500 से अधिक वीडियो लेक्चर, ये सारी चीजें आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए। वह शहर जहां देश के प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनट को स्थापित किया गया है, कौन सा है? वाराणसी, कोलकाता, विशाखापट्टनम या मुंबई? तब बताएगा मल्टी मॉडल टर्मिनट की स्थापना जो है ये अपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपको स्थापित किया गया है। वाराणसी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहीं से आपको जो है कि कई चीजों की शुरुआत की गई है। जैसे आप देखोगे तो जल सेवा की शुरुआत भी आपको यहीं से की गई है, ठीक ना। तो ये बातें हैं। वह शहर जहां उत्तर पूर्वी रेलवे कर्मचारियों के हेतु क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, वो कौन है? लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर या इज्जत नगर? तब बताइएगा गाजीपुर है। वैसे आप सबको एक और बता दें, रेलवे का आपको विश्वविद्यालय, रेल विश्वविद्यालय आपको कहाँ है? रेल विश्वविद्यालय, ठीक ना। तब आप बताइएगा कि रेलवे का विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है। बड़ोदरा में आपको रेल विश्वविद्यालय खोला गया है और आपको रेल उत्तर पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों के हेतु आपको गाजीपुर में प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। वह भारतीय शहर जहां नाबार्ड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है, कहां है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, गुरुग्राम हरियाणा में, देहरादून उत्तराखंड में या मंडी हिमाचल प्रदेश में? तो वह भारतीय शहर जो कि नाबार्ड द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए आपको जो है दक्षिण पूर्व एशिया का केंद्र स्थापित किया गया है, वह आपको कहां है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपको है। ये सारे करंट के क्वेश्चन है और करंट का रोल बच्चा आपके परीक्षाओं में बहुत बड़ा हो गया है। नेक्स्ट देखिए, वह बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी जिसने नोएडा में विश्व की सबसे बड़े मोबाइल विनिर्माण इकाई की स्थापना की है, कौन सी है? तब नोकिया है, गोलनी है, अच्छा जीवनी होना चाहिए, बोलनी है, या आपको जो है कि आपको सैमसंग है, या आपको इसको क्या बोलते हैं शाओमी, क्योंकि एक्स को साइलेंट कर देते हैं, शाओमी है। तब बताइएगा कि वह कंपनी आपको सैमसंग है, जो कि एशिया का या विश्व का सबसे बड़ा आपको जो है कि मोबाइल विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सुरक्षा, दिमागी बुखार के प्रति जागरूकता, कृषि सुधार योजना या सड़क सुरक्षा? ये जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक ना, क्योंकि मैं ही बताता चलूंगा तो आप भी कुछ कमेंट करिएगा, ठीक ना। ये आपको क्या है? तो कृषि, ये आपको जो है दस्तक, दिमागी बुखार के आपको प्रति जागरूकता करना है, दस्तक अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक ना। दस्तक अभियान की शुरुआत जो है की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स है, शानदार तरीके से इसे लिखा गया है और आप सब इसे परचेज कर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं।
देश का प्रथम राज्य जहां परियोजना को डिजिटल रूप से संपादित किया जाता है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है या आपको राजस्थान है? कौन सा राज्य है जहां आपको जो है कि डिजिटल रूप से संपादित किया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, तब तक मैं भी पानी पीता रहूं। ठीक, ये जल्दी से बताइए। देखिए कौन सा है, तब वह देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक ना, उत्तर प्रदेश में ही डिजिटल रूप से संपादित करने का निश्चय किया गया है। देश के प्रथम इंटर टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है, गाजीपुर में, हल्दिया में, वाराणसी में या साहिबगंज में? तब बताएगा कि आपको इंटर टर्मिनल गाजीपुर में आपको स्थापित किया जा रहा है, देश का प्रथम इंटर टर्मिनल। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार भगवत गीता के अध्ययन के लिए आपको कहां अनुसंधान संस्थान स्थापित कर रहा है? काशी में यानी मथुरा में, वाराणसी में, आगरा में या प्रयागराज में? तो जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्म की नगरी है या शासन की नगरी है, मथुरा में आपको स्थापित किया जा रहा है। सीधे सीधे याद रखिएगा, भगवत गीता का संबंध श्री कृष्ण से है और श्री कृष्ण का संबंध मथुरा से है। ठीक, तो मथुरा में आपको जो है कि भगवत गीता के अध्ययन के अनुसंधान स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जिला जिसे हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था, शामली है, बुलंदशहर है, सियारा है या आपको शिकारपुर है? तब आपको यह हाल ही में शामिल होने वाला जिला जो है वो शामली है। और उत्तर प्रदेश आपको जो है कि हरियाणा के बाद सबसे अधिक जिले जो है उत्तर प्रदेश के ही शामिल हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपको शामिल है। ठीक ना, ये आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आपको क्या बोलेंगे? तो राष्ट्रीय राजधानी NCR। ठीक ना, NCR बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से NCR में शामिल होने वाला हाल ही में आपको जो है शामली बना है। ठीक, एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिलिंग मार्ग किस भारतीय राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में आपको जो है माननीय अखिलेश यादव के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग आपको राजमार्ग बनवाया गया था, माननीय अखिलेश भैया ने इसे बनवाया था। यह वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद भी होगा। ठीक, तो आप सब एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक सिद्ध होगा। ये बिल्कुल घबराइए नहीं, आप सब एकदम, ये आपको मैंने बहुत अथक परिश्रम से लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। वह प्रथम भारतीय राज्य जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में ट्विटर सेवा का शुभारंभ किया गया। अच्छा, ट्विटर सेवा आपको जो है हाल फिलहाल खुर्सियों में है ट्विटर, क्योंकि ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदने के प्लान किया है। ठीक ना, अभी खरीदे हैं कि नहीं, अभी जो है एजेंडा नहीं आया है, खरीदने पर बातचीत चल रही है। ट्विटर ने कहां शुभारंभ किया? उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गोवा में? तब आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में ट्विटर के द्वारा आपको ट्विटर सेवा केंद्र की शुरुआत की जा रही है। ठीक ना, वह प्रथम भारतीय राज्य जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में ट्विटर सेवा का शुभारंभ किया गया। ठीक, चलिए, ये ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का आपको नाम दिया जाता है, कहां स्थित है? ये जंग ए आजादी पार्क यानी जहां से आपको जो है विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत बच्चा मेरठ से हुआ था। कहां से? मेरठ से। और वह स्थान कहां है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और वह कौन सा है? तो मेरठ राज्य जो है, ये जंग ए आजादी पार्क आपको मेरठ में ही है। और एक बात और बता दे, 1857 की क्रांति के समय मेरठ जो था, मेरठ ये आपको अंग्रेजों के तोपखाना का
मुख्यालय हुआ करता था, ठीक ना, मुख्यालय। ये बात भी आप लोग लर्न करते चलिए, देखते चलिए, याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, मिशन वृक्षारोपण महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ? 5 जुलाई 1920 को, 8 जुलाई, 18 जुलाई या 26 जून 1920 ईस्वी को? तब बताइएगा कि इसकी शुरुआत आपको जो है 5 जुलाई 1920 ईस्वी को राष्ट्रीय मिशन वृक्षारोपण महोत्सव का शुभारंभ किया गया, ठीक ना। राष्ट्रीय वृक्षारोपण महोत्सव आपको 5 जुलाई 1920। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली द्वारा, तिलचट्टा द्वारा, केचुआ द्वारा या घींगा द्वारा? ये आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइंस से थोड़ा सा प्रश्न आपको। मछली का जो है ये मछली द्वारा, तिलचट्टे द्वारा या केचुआ द्वारा या घूंगा द्वारा? तब बताएगा कि तिलचट्टे के द्वारा आपको जो है श्वास का उपयोग किया जाता है, श्वास छिद्र के माध्यम से, ठीक। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय टाइगर रिजर्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जुलाई, 30 जनवरी, 18 फरवरी, 24 मार्च? तब आप बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। यही महत्वपूर्ण बातें रही, ठीक। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ये रहा, तो इस तरह से एक प्रश्नों के शानदार श्रृंखला समाप्त हुई। आप सबके को समझ में भी आया, आप सबने हाथ भी उठाया। चलिए शुक्रिया, आप सब इसी तरह अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, चूंकि पढ़ाई ही आपको सफलता की ओर उन्मुख कर सकती है, दूसरी कोई भी। और एक लाइन है कि एजुकेशन इज ओनली वन थिंग्स हु टर्न ऑफ द पॉवर्टी। आपको शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपकी बेरोजगारी, गरीबी आदि को दूर कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं है। और बिना शिक्षा के आपके अंदर संस्कार भी नहीं आ सकते। बहुत शिक्षित भी हो जाइए, बहुत आप धन संपदा भी यदि इकट्ठा कर लीजिए तो शिक्षित नहीं है तो बेकार है, ठीक। तो ये शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षर होना नहीं। भारतवर्ष में एक ट्रेंड है कि मैं पढ़ लिया हूं, नाम लिख लिया हूं। ये डजंट मैटर कि नाम लिखने ना आप शिक्षित नहीं होंगे, आप साक्षर होंगे, ठीक ना। शिक्षित बनिए और भारत के, स्वर्णिम भारत को विश्व गुरु के स्तर तक ले जाइए, यही शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जो है शुभ संध्या, नमस्कार, सुप्रभात, सुप्रभात करें, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन एक शानदार श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत।